जो करने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर ये बहुत क्लियर नहीं होता है कि कब फिजिक्स की प्रॉब्लम में हम इंटीग्रेशन करते हैं, कब नहीं करते हैं। टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इंटीग्रेशन अचानक से शुरू कर देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम इंटीग्रेशन करें। दो टॉपिक इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ डिस्कशन, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम घंटों तक इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इन जनरल बुक्स में इस तरीके से नहीं दिया जाता है, बहुत अनकन्वेंशनल सा नज़र आएगा ये डिस्कशन पूरा। इन द बिगिनिंग, हाउ एंड व्हेन टू यूज इंटीग्रेशन इन द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट मेक्स इट मोर अनकन्वेंशनल इज दिस लास्ट लाइन, अ ग्लिम्प्स ऑफ फिलोसॉफी। सो फिजिक्स में हम फिलोसॉफी पढ़ेंगे, ये भी बड़ी अलग सी बात है, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि फिलोसॉफी पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करें कि कब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम में, कब हमारे दिमाग में ये थॉट आएगा कि हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, कि अगर इंटीग्रेशन से डरते हैं हम तो भाग जाएं क्वेश्चन छोड़ के, फालतू टाइम ना वेस्ट करें। लेकिन डरने की क्या बात है, हम इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कब हम इंटीग्रेशन करेंगे और कब हम इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे होंगे। पहले से अगर आइडिया है किसी क्वेश्चन में तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा आवर्स तक हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना प्रिसाइज एंड कंसाइज इस डिस्कशन को कर सकते हैं किया जाए। देयर आर टू वेज, देयर आर टू पॉइंट्स और लॉजिक्स विद विच वी मे क्लेम दैट व्हेन टू यूज इंटीग्रेशन इन अ प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। हम कैसे सीखते हैं कि फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम में हमें इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है। तो पहला जो लॉजिक है, सीम्स वेरी अब्सर्ड, सुनोगे तो आप लोग भी कहोगे ये क्या बात हुई। पहला पॉइंट है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते, पूरे 11th के कोर्स में पढ़ते पढ़ते और रेगुलरली देखते देखते कि किस तरीके की सिचुएशंस में हमने इंटीग्रेशन किया है, हम इंटीग्रेशन कब करना है सीख पाते हैं। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हमने साइकिल चलाना सीखा, स्कूटर चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, तो हमने बहुत सारी बातें चलाते चलाते सीखी, ड्राइव करते करते सीखी। वैसा ही है कि हम बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हुए सीखते हैं कि कब हमें इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन ये तो बहुत लंबी बात हुई। अगर हमें फंडामेंटल बात करनी है, देन कम्स अ फिलोसॉफी, हियर कम्स अ फिलोसॉफी। कब हम इंटीग्रेशन करेंगे, से आपके सामने फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम मैं बोलूँगा। एक पार्टिकल है, उसको h हाइट से ड्रॉप किया गया। अ पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ इन दिस सिचुएशन वी आर अवेयर कि ऑल थ्रू द मूवमेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस पूरे मूवमेंट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन में जो इक्वेशंस हम अप्लाई करते हैं वो इक्वेशंस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, डिराइव्ड हैं, वो हमें पता है। लाइक v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो कि पूरी प्रोसेस में जो भी डेवलपमेंट होने हैं वो स्टैग्नेंट हैं, वो जो डेवलपमेंट होने हैं दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय स्टैग्नेंट इंफॉर्मेशन, they are being controlled by fixed information or say constant situations, then there is no need to go for integration। अभी फिलोसॉफी नहीं आई, से हमारी लाइफ में एक सिचुएशन आई कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है तोड़ने के लिए, बहुत बड़ा पहाड़ है तोड़ने के लिए। अब हम सोचें कि इतना बड़ा पहाड़ हम तोड़ कैसे सकते हैं। वी आर स्टक इन अ सिचुएशन वेयर वी आर हैविंग अ टास्क लाइक अ माउंटेन टू बी ब्रोकन एंड वी आर स्टक विद द सिचुएशन एंड वी आर just waiting with the folded hands ki how to break this mountain. In this kind of situation I advise an approach, I call it कुछ तो करो। उस बड़े से पहाड़ का, उस बड़े से टास्क का कोई छोटा सा पार्ट ढूंढो जो आप डील कर सकते हो। उस छोटे से पार्ट के ऊपर कुछ काम करो और फिर कोई छोटा पार्ट ढूंढो उसके ऊपर काम करो और फिर कोई छोटा पार्ट ढूंढो उसके ऊपर काम करो। मीन्स एक बड़े से टास्क को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टास्क में उसको कन्वर्ट करो, उसको तोड़ो, छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ो। जब तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को देखोगे तो आपको सिचुएशन डिफिकल्ट नजर नहीं आएगी, आप कुछ तो कर पाओगे।
तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यही है फिलॉसफी कि कब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जब सिचुएशन वेरिंग हो। अगर एक स्टोन ये गिर रहा होता और सिचुएशन ऐसी होती कि ऑल थ्रू द मूवमेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, वेरी कर रहा होता, किसी जगह पर एक्सेलरेशन कुछ और, किसी जगह पर एक्सेलरेशन कुछ और, किसी जगह पर एक्सेलरेशन कुछ और, तो हम उन छोटी छोटी जगहों पर, दैट इज उन छोटे छोटे पार्ट्स में जो सिचुएशंस बनती, जो सिचुएशंस प्रिवेल करती, उनको हम डील करते और उनको सम अप करते, एंड पूरे सिचुएशन के लिए सम अप करते, एंड मैथमेटिकली समिंग अप द होल सिचुएशन, ऑल दोज पार्ट्स फॉर द होल सिचुएशन कैन बी treated as stretching the process, stretching the small part of process for the whole process, and this stretching phenomena is observed as integration. You stretch a particular small observation for the whole process, and this phenomena is known as integration. तो जब आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि लगातार वेरिएशंस हो रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक सब कुछ एक जैसा होगा, एक तरीके का फिनोमेना डेवलप होगा। अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस के किसी छोटे से पार्ट के ऊपर फोकस करो, उसके बारे में कुछ कंक्लूजन्स बनाओ और उन कंक्लूजन्स को स्ट्रेच कर दो पूरी प्रोसेस के लिए, एंड मैथमेटिकली दैट प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग इज नोन एज इंटीग्रेशन। सो कुछ एग्जांपल से इसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग कि कब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बोला वो तो थोड़ा अब्सर्ड सा नजर आता है और टीडियस भी नजर आता है कि हम देख देख के सीखते हैं। हम ऑल थ्रू द कोर्स ऑफ 11th एंड परहैप्स सम पार्ट ऑफ 12th ऑल्सो, हम देख देख के सीखते हैं कि कब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किन सिचुएशन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके के एलिमेंट्स पर काम करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसको देख देख के हम सीख जाते हैं। जब हम जेई लिखने तक पहुंचते हैं तब तक हम सीख जाते हैं कि कब हमें इंटीग्रेशन करना है और कैसे करना है। बट मोर फंडामेंटल इज द सेकेंड पार्ट विच बिलोंग्स टू अ फिलोसॉफी। कुछ तो करो। व्हेन यू आर हैविंग अ सिचुएशन लाइक अ माउंटेन, अ बिग माउंटेन टू बी ब्रोकन, देन यू नीड टू लुक एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बिग टास्क एंड डील विद द स्मॉल टास्क, deal with a small task, then again look for a small task, then again break the situation into a small task. Now break the whole situation in the small tasks and sum them up. You will reach to a situation where after summing up you will be having a situation of integration. Okay, so we'll pick some illustration for this. Not too many, only 2 illustrations I am picking up, by which we may claim and explain how to use integration in a problem. So there is a very interesting problem and common also, available in many of the books of this ITJ domain. See, a chain of mass m and length pi r by 2 is kept over a smooth fixed cylinder of radius r as shown in the diagram. You have to find the tension in the string. This is a string, this is a chain which is appearing with a bold curve. This is a chain resting over a smooth fixed cylinder and is in support with a string, horizontal string. You have to find the tension in this horizontal string. Okay, so before jumping to this problem, let's look at some situations, very easy situations. If this mass m is hanging with the help of this string, you may easily claim that the tension in the string would be mg. आप बहुत आसानी से बोल पाओगे कि इस स्ट्रिंग में टेंशन mg होगी. Another situation, now in this situation you can easily claim the tension in the string should be mg sin theta. Now what is this? The weight of this mass mg can be broken into 2 components, mg sin theta and mg cos theta. Most of you are aware with the situation, this mg cos theta will get balanced by some n,
and this mg sin theta is responsible to move the mass along the plane, and the string is not allowing this mass to move over the plane. That's why string tension should be mg sin theta only. So these two situations are very easy situation. Here mg weight is being balanced by tension T. Here in this, the component of mg which is responsible for the possible movements of m, and that is going to be balanced by this T. So T is mg sin theta. Here T dash equals to mg. So these are two easy situations. With these references, we'll jump over to this question. Now in this problem, so in this case, if we look at this mass m, say this link has mass m, so whole weight of this mass mg is responsible for its possible movement. Whereas if we look at this element and say this element, say this link is also having mass m, then what weight part of this mass is responsible for movement? You'll find that there is no weight component, for this element which is responsible for the movement of this link. So at different positions, the links are having different kind of weight components responsible for the movement, and this string is finally going to balance those weight components which are responsible for their movement. This string is going to balance the weight of those weight components of different links which are going to be responsible for the possible movement of these links. Okay, so what is the problem here? Different links are having different kind of weight components, and this variation is coming because of the angular position. At different angular positions, the links present at different angular positions are having different kind of weight component, which is finally going to be balanced by this string tension, because this string tension is going to obstruct the possible movement of this chain. Okay, so this has given us a हिंट, वेरिएशंस हैं, लगातार वेरिएशंस हैं. वी कैन नॉट claim everything in a single statement. We cannot make a single conclusive statement regarding this whole situation. For this kind of stage, we need to look for a smaller part. So we need to pick a smaller part out of this varying situation. How to pick that smaller part? Say we have taken a very small part here, though the diagram I am not able to draw that fine diagram which you need to look through the help of microscope. So just imagine it is a very small part. Imagine it to be a very small part. This small part is having angle d theta at center, and this small part is actually present at angular position theta. If this smaller part is having mass dm, d stands for small. So if this smaller part is having mass dm, now we may notice that the weight component of this dm, which is actually dm into g. Now this dm into g is having a weight component here, dm into g cos theta dm into g dmg cos theta. नेक्स्ट स्लाइड में इसको प्रॉपरली लिख देंगे. And another weight component dmg sin theta is going to be balanced by the normal reaction, as we have considered in the previous easy references earlier, few minutes back. So now this dmg cos theta is varying for different elements, because if this element is present at theta equals to 0, it will be having whole dmg.
if this dm is present at angle theta equals to 90, there will be no weight component for this element to make it move. Okay, so situation is varying. So whatever we have concluded here can be stretched for the whole process. What we have concluded, that for this dm mass, dmg cos theta is the responsible weight component responsible for movement, possible movement, and this dmg cos theta weight component which is responsible for the possible movement is going to be balanced by this string tension effectively. Okay, so this will contribute to string tension. Now similarly different elements will contribute in different manner, varying manner as per their angular position. So this tension is finally the net effective sum of all these weight components which are being responsible for the possible movements of these respective links. So what we may claim, that finally T is coming as dmg cos theta for this part plus dmg cos theta of some other part plus dmg cos theta of some other part plus dmg cos theta of some other part. Then we may claim that after adding up these dmg cos theta for different theta, dmg cos theta for theta equals to 0, dmg cos theta for theta equals 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, dmg cos theta प्लस dmg cos theta for theta से थोड़ा सा और ज़्यादा, प्लस dmg cos theta फिर थीटा से थोड़ा और ज़्यादा, एंड सो ऑन. देन वी कैन से थीटा को अगर 0 से π/2 तक वेरी कराएं तो जो लिंक्स हैं वो सारे प्रेजेंट हो जाएंगे, वो सारे कवर अप हो जाएंगे, जितने भी लिंक्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे, और उन लिंक्स के रिस्पेक्टिव वेट कंपोनेंट्स का सम यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और उन रिस्पेक्टिव लिंक्स के वेट कंपोनेंट्स का सम जो होगा वही तो है जो टी डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसी को तो ये स्ट्रिंग टेंशन रोक रही है पॉसिबल मूवमेंट जनरेट करने से. सो टी इज फाइनली समेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. तो अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव पर जाएं कि हम सोचें कि हमें इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है, कैसे पता चलेगा, तो हमने देखा ये जो चेन थी, इस चेन के अलग अलग लिंक्स अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर थे. इस वजह से इन चेन के लिंक्स के जो वेट थे, उन वेट के अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स आ रहे थे जो इस चेन को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे, जिसको कि ये स्ट्रिंग टेंशन बैलेंस करने वाली है. ओके, सो बेसिक वो लाइन जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि हमें इस इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, वो यहाँ पर दिख रहा है. वो यहाँ पर दिख रहा है. क्या दिख रहा है कि अलग अलग लोकेशन पर जो लिंक्स हैं उनके वेट के कंपोनेंट्स जो उनको मूव करा सकते थे वो अलग अलग तरीके से वेरी कर रहे हैं, एंड दैट वेरिएशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एंगुलर पोजीशन ऑफ दोज रिस्पेक्टिव लिंक्स. ओके, सो दिस एक्चुअली गेव अस द हिंट how and when to use integration. This is a simple example. Okay, so next slide will be having complete solution of this problem like this. We had considered this dm somewhere here, this dm, this is a link which is subtending angle d theta over the center, and this link is present at angular position theta. आप लोगों ने थोड़ा बहुत लिमिट्स भी पढ़ रखा होगा, तो आपको इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इस जगह की एंगुलर पोजीशन थीटा है और इस जगह की एंगुलर पोजीशन थीटा प्लस डी थीटा है, तो वैल्यू में बड़ा अंतर आ जाएगा. थीटा इज सेम एज थीटा प्लस डी थीटा. ओके, तो थीटा के इस पार्ट में जो वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन को हम इग्नोर कर सकते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट. उस स्मॉल से एलिमेंट में जो वेरिएशंस हैं हम उनको डिकोड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे नोटिस में नहीं आ सकते हैं. ओके, बहुत स्मॉल पार्ट के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे, वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे आउट ऑफ दोज वेरिएशंस.
किसी स्मॉल से एलिमेंट के अंदर जो वेरिएशंस हैं उनको इग्नोर करके चल सकते हैं। वेरिएशंस को इग्नोर किया मतलब सिचुएशन को कांस्टेंट हमने ऑब्जर्व किया। ओके, ये एलिमेंट जो है वो आर डी थीटा लेंथ का है, आर डी थीटा लेंथ का है। और इस चेन के लिए, पूरी चेन के लिए अगर हम मास पर यूनिट लेंथ बोलें तो वो ये होगा मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ multiplied by the length of this element would give you mass of this element, that is dm, and we have noticed that dm into g cos theta is the effective weight component, which is balanced by string tension actually, dmg cos theta. So now all those dmg cos thetas when added up will give you the net tension of the string T, net tension of the string, and adding these elements up is nothing but integration. Summation is nothing but integration. अगर हमको इन सारे एलिमेंट्स के वेट कंपोनेंट्स को एडअप करना है, दैट मीन्स हमें थीटा की वैल्यू को 0 से लेके π/2 तक वेरी कराना है। थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक जब ग्रेजुअली वेरी करेगी तो सारे एलिमेंट्स कवर अप हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज वन इलस्ट्रेशन which might help you in understanding when to use integration and how to use integration. Okay, समझ में आ जाए तो एक एग्जाम्पल भी बहुत है, नहीं समझ में आए तो 100 भी कर लो, कम पड़ जाएंगे। और इन रियलिटी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स पुटअप किए जा सकते हैं, एंड थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स पुटअप करने की ज़रूरत पड़ गई देन कुछ भी लेक्चर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, सो इसी पर फोकस करें, रिपीट करो, बार बार देखो, कहीं पर एक लाइन आपको मिलेगी, कहीं एक लाइन आपको नज़र में आएगी जिसकी वजह से आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन और फितूर बना होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एंड दिस वन इज़ रियली वंडरफुल एग्जाम्पल, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक बुक है आई रोडो जिसको लोग IIT JEE प्रिपरेशन के लिए किसी ज़माने से बाइबल की तरीके से ट्रीट करते आए हैं। उसका एक बहुत स्टैंडर्ड एंड बहुत फेमस क्वेश्चन है, अ कैट एंड अ माउस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ लेंथी कॉरिडोर ऑफ विथ L. A cat and a mouse are present at the corners of a lengthy corridor of width L. Cat starts approaching mouse with constant speed v2, while mouse starts running away with constant speed v1 less than v2. Find the time after which mouse is caught by the cat. तो ये बहुत स्टैंडर्ड एंड फेमस क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब में बहुत क्रेज रहता है कि हम ये क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे, इस क्वेश्चन को करना हमें आता है। इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद हम इसका एक और बेहतर और बहुत फाइनेस्ट वर्जन भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो आपके टास्क के तरीके से रखेंगे। अभी सिचुएशन देखते हैं, कैट की स्पीड कांस्टेंट है, बड़ी अच्छी सी बात है, एक सिचुएशन आसान सिचुएशन है। कैट की स्पीड कांस्टेंट है v2, v1 कहाँ लिया, कैट स्टार्ट्स अप्रोचिंग द माउस विद कांस्टेंट स्पीड v2, कैट की स्पीड v2 है, माउस की स्पीड v1 है, दोनों की स्पीड्स कांस्टेंट हैं। लेकिन मूवमेंट इतना इजी नहीं है। सिचुएशन हमें इजी नज़र आ सकती है कि अरे स्पीड कांस्टेंट दे दी तो बड़ा अच्छा हो गया, यहाँ तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्लास 6, 7th, 8th में जो पढ़ते थे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम, वो भी शायद अप्लाई हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कभी डिस्कवरी में या एनिमल प्लेनेट चैनल टाइप के में कोई वीडियो देखा होगा जिसमें अ टाइगर इज़ रनिंग अवे बिहाइंड इट्स प्रे एंड उसमें मूवमेंट देखा होगा, तो वैसा ही मूवमेंट यहाँ पर नज़र आएगा। हो क्या रहा है, जिस मूवमेंट पर कैट ने माउस को देखा एंड माउस ने कैट को देखा, कैट इधर भागना शुरू की, माउस इधर भागना शुरू किया। माउस बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो इधर भागेगा, और माउस के पास ऑप्शन भी नहीं है इधर भागने का, वो इधर ही भाग सकता है। कैट थोड़ा सा चली यहाँ पहुँची, माउस थोड़ा सा चला यहाँ पहुँचा। अब कैट ने देखा कि माउस यहाँ पर है, तो कैट ने इधर भागना शुरू किया। माउस के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो अभी भी इधर भागेगा।
अब कैट ने देखा कि माउस इधर पर है, तो कैट ने इधर भागना शुरू किया और यहाँ तक पहुँची, माउस यहाँ तक पहुँचा, फिर कैट ने इधर भागना शुरू किया। तो फाइनली जो पाथ नज़र आया कैट का, वो ऐसा कुछ बना और माउस का ऐसा कुछ बना। तो अगर पाथ देखें, ये कौन सा पाथ है, कौन सा कर्व है, हम नहीं देख के बता सकते कि ये पैराबोला है, ये एलिप्स है, ये सर्कल है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। देखने भर से नहीं पता चलेगा कि कौन सा पाथ है ये लेकिन डिफिनेट सी बात है कि पाथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग टाइम पर कैट की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। वेलोसिटी का डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो तय बात है एक्सेलरेशन भी होगा। वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। देखो ना, कैट की वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट थी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। और वेलोसिटी के चेंज होने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंगल का वेरिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम एक सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूड नहीं कर सकते। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा लगा कि सिचुएशन आसान होगी कांस्टेंट स्पीड सुनकर, लेकिन है नहीं। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। हम देख के नहीं बता सकते कि ये इक्वेशन अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, फलाना इक्वेशन अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, या फलाना रिजल्ट अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, नहीं बोल सकते देख के। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, टास्क बहुत बड़ा है। जब सिचुएशन आपके सामने ऐसी है कि टास्क बहुत बड़ा दिख रहा हो, तो उस टास्क के किसी छोटे से पार्ट पर फोकस करो और कुछ काम करो, कुछ तो करो अप्रोच। आई कॉल इट कुछ तो करो वाली अप्रोच। खाली ना बैठो, कुछ कर लो, कुछ ट्राई कर लो, शायद कुछ भला हो जाए, शायद कुछ फायदा हो जाए। डोंट नो, हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी जाए, लेकिन ना हो के भी क्या मिलेगा। आप टाइम बचा के कुछ किसी बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो कुछ तो करो, कुछ तो ट्राई करो। तो जब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, हम कुछ तो करो वाली अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, तो इस सिचुएशन के एक किसी छोटे से पार्ट पर कुछ काम कर लेते हैं। तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं सिचुएशन को। This was mouse and this was cat. माउस और कैट ने एक दूसरे को साइमल्टेनियसली देखा। अगले थोड़े से टाइम में माउस इधर गया और कैट ने माउस को देखा तो कैट इधर गई। फिर अगले थोड़े से और टाइम में, थोड़ा सा टाइम मतलब लाइक dt, लाइक 0.0000001 सेकेंड, लाइक दैट। इस मोमेंट पर कैट ने देखा कि माउस यहाँ पर है, तो कैट ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। कैट यहाँ पहुँच गई और माउस अभी भी ऐसे चल रहा है, माउस यहाँ पहुँच गया। अब इस मोमेंट पर कैट ने देखा कि माउस इधर है, तो कैट इधर चलना चालू हुई। माउस के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो इधर ही चलेगा। अब इस मोमेंट पर कैट ने देखा कि माउस यहाँ पर है, तो कैट इस डायरेक्शन में चलना चालू की। अगले आने वाले थोड़े से टाइम में कैट यहाँ पहुँच गई और माउस यहाँ पहुँच गया। इस मोमेंट पर कैट ने देखा कि माउस यहाँ पर है। अब कैट ऐसे चलना चालू की, यहाँ पहुँची और माउस यहाँ पहुँच गया। फिर कैट ने ऐसे चलना चालू किया, यहाँ पहुँची, माउस यहाँ पहुँच गया, एंड सो ऑन लाइक दिस। फाइनली यहाँ कहीं पर माउस निपट जाएगा, कैट के जॉज में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मूवमेंट है। हमें ये समझ में आ चुका है कि मूवमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और अभी तक जितना डिस्कशन किया है वहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जब इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो तो किसी छोटे से टास्क के ऊपर फोकस करो, उस पर कुछ काम करो, फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचो।
एक साथ पूरा पहाड़ तोड़ने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि मैं एक हैमर मारूं और पहाड़ टूट जाए, तो नहीं टूटने वाला। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना शुरू करो, शुरू तो करो, कुछ तो करो, आगे तो बढ़ो। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैट का मूवमेंट ऐसा कुछ है और माउस का मूवमेंट ऐसा कुछ है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट पर, जब कैट इस जगह पर है, माउस शायद यहां कहीं पर रहा होगा और कैट ऐसे जा रही थी माउस की तरफ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगले थोड़े से टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में हम बात करें, कुछ कंक्लूजन्स बनाएं, तो वहां से शायद कुछ आगे बात बढ़ सकती है। हम देखें इस टाइम पर, इस मोमेंट पर कैट v2 वेलोसिटी से चल रही थी और माउस v1 वेलोसिटी से ऐसे चल रहा था। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो इस इंस्टेंट पर माउस और कैट के बीच का जो गैप है, हमें बेसिकली फोकस इस बात पे करना है कि कैट और माउस के बीच का बिगिनिंग का गैप L था, फाइनली वो 0 होने वाला है। जो चेंज हो रहा है वो कैट और माउस के बीच के गैप के ऊपर चेंज हो रहा है, तो उस पर फोकस हमें करना है। तो हम छोटे से स्मॉल टाइम इंटरवल में इस मोमेंट पर क्या चेंज होगा उसके ऊपर फोकस करते हैं। कैट और माउस के बीच का गैप इस मोमेंट पर किस रेट से कम हो रहा है अगर देखा जाए। कैट इज अप्रोचिंग माउस, cat is approaching mouse with velocity v2, while this mouse is having a velocity component v1 cos theta like this against the cat, away from the cat. So actual rate of decrement of gap between cat and mouse, rate of decrement in the gap between cat and mouse is what? v2 के रेट से गैप कम हो रहा है और v1 cos थीटा की वजह से, अगर हम केवल v1 cos थीटा पर बात करें तो v1 cos थीटा की वजह से गैप कैट और माउस के बीच में बढ़ेगा, और अगर हम v2 की बात करें तो v2 की वजह से इन दोनों के बीच का गैप घटेगा। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द गैप ऑफ बिटवीन कैट एंड माउस इज v2 माइनस v1 cos थीटा। हमने कंस्ट्रेंट रिलेशंस में भी ये डिस्कशन किया और काइनेमेटिक्स का बहुत बेसिक सा पार्ट है। अगर हम बोलें कैट एंड माउस के बीच के गैप को जस्ट गैप वर्ड यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ गैप बिटवीन कैट एंड माउस इक्वल्स टू v2 माइनस v1 cos थीटा। हमने ऐसा क्यों लिखा माइनस ऑफ डी बाई डी टी? बिकॉज डी बाई डी टी बाई डिफॉल्ट स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंक्रीमेंट एंड वी आर लुकिंग फॉर रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ गैप बिटवीन कैट एंड माउस। तो ये माइनस क्यों आ रहा है, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना यही वो मिस्टेक्स होती हैं कि स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है फिर भी आंसर नहीं आता। ये छोटे छोटे फंडामेंटल मिस्टेक्स होने वाले पार्ट्स हैं। अब ये कंक्लूजन हमने बनाया, क्या कंक्लूजन बनाया कि इस इंस्टेंट पर पूरी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी हमारे लिए डील करने को लेकर। हम एक बार में पूरी बात नहीं बोल सकते थे कि क्या होने वाला है, कैसे आंसर आएगा। तो हमने किसी एक इंस्टेंट पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात किया। किसी एक इंस्टेंट पर जो गैप में कमी आई इन टाइम dt, वो इस रेट से आई होगी। अब इस इक्वेशन के ऊपर काम करें तो हम बोल पाएंगे माइनस डी ऑफ गैप इक्वल्स टू v2 माइनस v1 cos थीटा dt। आप लोगों को पता है ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख गई है। गैप की वैल्यू
जब बिगिनिंग हुई थी तब गैप था L, जब ये t0 था उस टाइम पर गैप था L, और जब गैप खत्म हो जाएगा, गैप हो जाएगा 0, मतलब कैट ने माउस को जब पकड़ लिया होगा, जब गैप हो जाएगा 0, उस टाइम पर टाइम हो गया होगा कैपिटल T, और ये कैपिटल T ही हमको जानना है। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की सिचुएशन में आ गए। इस इंटीग्रेशन को करेंगे, आगे कुछ बनेगा। अगर कहीं कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे तो देखेंगे। अगली साइड में इसको कुछ लिख रखा है, देखते हैं। See, this was a situation. किसी मोमेंट पर कैट की वेलोसिटी है इस तरफ ऐसे, और माउस की वेलोसिटी है ऐसे, ये एंगल है थीटा। So माइनस डी बाई डी टी ऑफ गैप इक्वल टू V2 माइनस V1 cos थीटा। इस इक्वेशन को लिखा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। थीटा का वेरिएशन किस तरीके का है, कॉस थीटा की वैल्यू टी पर किस तरीके से डिपेंड कर रही है, उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखने की हिम्मत किसी की नहीं है। यहाँ पर इस कॉम्प्लिकेटेड पाथ में लिखने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो यहीं पर अटक के रह गई। अब हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। क्या करें, कुछ नहीं पता, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जगह पर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये इक्वेशन अटक के रह गई है, यानी हमें कुछ और भी चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन भी कंक्लूड करनी पड़ेगी। तो क्या और इंफॉर्मेशन हम कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम इसी जगह पर थोड़ा सा और सोचते तो हम ये जान पाते कि पूरे प्रोसेस में, पूरे टाइम कैपिटल टी में, जिसमें कि कैट यहां से यहां पहुंची और माउस यहां पहुंचा, दोनों एक दूसरे से टकराए, फाइनली कैट ने माउस को पकड़ा। इस पूरी प्रोसेस में माउस ने इस तरफ जो चला है, माउस ने ये जो गैप चला है, ये बड़ा आसान सा है। कितना है? V1 इंटू टी। माउस ने जो चला है वो V1 इंटू टी है। बोलो, माउस कांस्टेंट स्पीड से लगातार इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो कैपिटल टी टाइम में, जिस टाइम में कैट ने माउस को पकड़ा, उस टाइम में माउस ने चला है इतना। इस मोमेंट पर कैट ने इस डायरेक्शन में कितना चला है चेक कर सकते हैं हम लोग। ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कैट की वेलोसिटी अलोंग द कॉरिडोर कैट की वेलोसिटी थी V2 cos थीटा। उस वेलोसिटी की वजह से कैट ने अलोंग द कॉरिडोर कितना चला होगा इन दैट टाइम dt। कैट ने अलोंग द कॉरिडोर उस टाइम dt में कितना चला है वो ये हमारे सामने है। और इसी तरीके के स्मॉल जो मूवमेंट्स हैं कैट के अलोंग द कॉरिडोर, उनको सम अप कर दोगे तो वो सारा अमाउंट आ जाएगा जो कैट ने अलोंग द कॉरिडोर चला है। कैट ने अलोंग द कॉरिडोर कितना चला है वो हमें साफ दिख रहा है, V1 t के बराबर ही चला होगा, क्योंकि कैट फाइनली माउस को पकड़ रही है। V1 t के बराबर चला होगा। अगर हम इस सबको सम अप कर दें, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो कैट ने चले हैं अलग अलग इंस्टेंट पर, उन सबको सम अप कर दें तो उतना ही आएगा जितना माउस ने चला है। एंड सम अप करने की जो प्रोसेस है वही तो है इंटीग्रेशन। तो पहली इक्वेशन में जो ये बवाल वाला पार्ट था, ये पार्ट था जो बवाल कर रहा था, जो हमें परेशान कर रहा था, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, आंसर तक पहुंचने नहीं दे रहा था, इस पार्ट की प्रॉब्लम को हमने इस इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लिया। अब 1 और 2 को मिक्स करो, इक्वेशन 1 और 2 को मिक्स करो, 1 और 2 को मिक्स करो, यू हैव गॉट द आंसर। आसानी से। तो दो बार हमने देखा कि कैसे किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम एक छोटे से पार्ट के ऊपर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमने किसी इंस्टेंट पर, जब कैट यहां पर थी, कोई भी जनरलाइज इंस्टेंट है, जब कैट यहां पर थी और माउस यहां पर था, इस इंस्टेंट पर अगले थोड़े से टाइम, बहुत थोड़े से टाइम dt में
क्या क्या होगा उसके बारे में सोचा तो हमें समझ में आया कि इस मोमेंट पर कैट और माउस के बीच के गैप के घटने का रेट v2 माइनस v1 cos थीटा है। माउस की वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 cos थीटा इधर, कैट की वेलोसिटी v2 इधर, तो इस गैप के घटने का रेट v2 माइनस v1 cos थीटा है। इस बात को लिखा हमने, छोटे से टाइम के लिए हमने जो कंक्लूजन बनाया उस कंक्लूजन के ऊपर काम किया और उस कंक्लूजन को पूरे प्रोसेस के लिए स्ट्रेच करने की कोशिश की, तो हम इस ऑब्जर्वेशन पर पहुंचे, इस इक्वेशन नंबर 1 पर पहुंचे। लेकिन इस इक्वेशन में ये पार्ट ऐसा है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि cos थीटा t के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है इसके बारे में हमें कुछ हवा नहीं लग रही है, बाउंस कर जाएगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो फिर से हमने कहा हो सकता है कि कुछ बातें और हम कंक्लूड कर सकते होंगे और हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमने थोड़ा सा और नोटिस किया इस जगह पर कि क्या और नोटिस किया जा सकता है, क्या और कंक्लूड किया जा सकता है। जब क्या और कंक्लूड किया जा सकता है उसके ऊपर काम किया तो हम देख पाए कि इस इंस्टेंट पर अगले आने वाले स्मॉल dt टाइम में कैट ने अलोंग द कॉरिडोर कितना चला होगा, वो ये अमाउंट आया। और ऐसे आए हुए सारे अमाउंट्स को फॉर द होल प्रोसेस हम सम अप कर दें। सम अप कर दें मतलब इंटीग्रेट कर दें, ग्रेजुअली सम अप करना मतलब ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस है। स्ट्रेच कर देना पूरी प्रोसेस के लिए उस एलिमेंटल ऑब्जर्वेशन को, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेट कर देना। तो हमने पूरी प्रोसेस के लिए जो छोटा छोटा पार्ट कैट ने चला है अलोंग द कॉरिडोर उसको सम अप किया, स्ट्रेच किया प्रोसेस को, एलिमेंट को फॉर द प्रोसेस। तो ओवरऑल कैट ने जो चला है वो आ जाएगा और ओवरऑल कैट ने अलोंग द कॉरिडोर, ओवरऑल कैट ने अलोंग द कॉरिडोर उतना ही चला होगा जितना माउस ने चला है, क्योंकि फाइनली माउस आ तो गया है कैट के हाथों में ना। तो v1d कैट माउस ने अलोंग द कॉरिडोर v1t चला होगा। ये बात बोलना बहुत आसान था हमारे लिए क्योंकि माउस की वेलोसिटी हमेशा इस तरफ थी, वैल्यू भी हमेशा फिक्स थी, v1 थी, माउस ने अलोंग द कॉरिडोर ये चला। इस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हमें एक और इक्वेशन मिली, जिस इक्वेशन को अगर हम यहां पर फिट कर देंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, सो दीज वर टू इलस्ट्रेशंस जिसकी हेल्प से एक हल्का आइडिया हमको मिल सकता है, एक बेसिक आइडिया हमको मिल सकता है कि कैसे हम जानेंगे कि किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। किसी छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोकस करके, किसी छोटे से पार्ट के ऊपर फोकस करके, बहुत छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोकस करके कुछ कंक्लूजन्स बनाएं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, उन कंक्लूजन्स को हम स्ट्रेच करने की कोशिश करें फॉर द होल प्रोसेस। छोटे से एलिमेंट के लिए बनाए कंक्लूजन्स, उसको स्ट्रेच करें पूरी प्रोसेस के लिए। छोटा सा एलिमेंट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, स्ट्रेच करना मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक फिलॉसफी है कि व्हेन टू यूज इंटीग्रेशन, हाउ टू यूज इंटीग्रेशन। अदरवाइज जो मैंने पहला पॉइंट बताया, हम देख देख के सीखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए स्टूडेंट हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है, इतना मोटिवेशन नहीं होता है कि हम सोचें कि हम 1-1.5 साल बाद सीख जाएंगे और एग्ज़ाम तो हमें 2 साल बाद लिखना है। हम पैनिक में आ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सो सेकंड पार्ट जो मैंने 2 इलस्ट्रेशंस की हेल्प से डिस्कस किया, यही वो लॉजिक है जो आपको हेल्प कर सकता है हाउ टू नोटिस कि कब इंटीग्रेशन करना है एंड कैसे करना है। शॉर्ट में बहुत प्रिसाइज में डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी अगर 2-3 बार इसको रिप्ले करके नोटिस करोगे तो कुछ ना कुछ बीच में आपको लाइन्स ऐसी मिलेंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बार बार रिपीट करो। एंड ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया अभी कैट एंड माउस वाला, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आई रोडो बुक का, जो बच्चों में, स्टूडेंट्स में एंड टीचर्स में बड़ा क्रेज होता है इस बुक का कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे टीचर आई रोडो की प्रॉब्लम्स लगवाते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि मैं आई रोडो के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। क्वेश्चन नो डाउट बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। बहुत आसान क्वेश्चंस भी होते हैं,
ये क्वेश्चन जो था इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हमें ये समझ में आता हो कि कब हमें इंटीग्रेशन करना है और कैसे करना है, उसको हम डील करना जानते हों, तो ऐसा भी बहुत कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप दोबारा से 2 बार देखोगे इसकी वर्किंग को, तो आपको लगेगा कि शायद अगर सही तरीके से प्रैक्टिस की हो और सही तरीके से बेसिक्स सिखाए गए हों तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते थे। लेकिन इसका अगला जो वर्जन बनाया है, जो परहैप्स बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा, मे बी किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं हो, ये एक बहुत फाइन क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लैंग्वेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ के तुम लोगों को। इसकी वर्किंग मैं नहीं करूँगा, बस हिंट दूंगा इस क्वेश्चन को करने की। जो लोग चाहते होंगे कि कैसे किया जाएगा, अगर इसका भी वर्किंग चाहते होंगे तो वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। So, language is very interesting. A fully determined JEE aspirant always focuses towards reaching to IIT. अगर IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में हर समय IIT घूमते रहना चाहिए। जैसे वो कहानी सुनते थे छोटे पे कि अर्जुन को केवल आंख दिखती थी चिड़िया की और बाकी लोगों को पेड़ और जंगल सब दिखता था, तो वैसे ही एक अगर फोकस JEE एस्पिरेंट है तो उसको हर समय केवल IIT दिखते रहना चाहिए, केवल IIT दिखते रहना चाहिए। तो वैसा ही कोई स्टूडेंट है, उसको हर समय IIT का गेट दिखता रहता है, IIT का गेट दिखता रहता है, पढ़ता रहता है, IIT में जाने के सपने दिखता रहता है, कुछ भी और उसको समझ में नहीं आता, केवल IIT पहुंचना वही उसका एक टारगेट है। पागल है, क्रेजी है, होता है ऐसा। ऐसे स्टूडेंट्स देखे, ऐसे लोग देखे जिनको केवल एक ही चीज़ दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हमको कुछ एक चीज़ दिख रही है, उसके अलावा हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। यही होता है सही डिटर्मिनेशन। सब में होना चाहिए, हम में है, आप में है, सब में होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट जब जा रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, वो कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, बस पहुंच जाओगे। अगर पहुंच गए आप, रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं, पहुंच गए तो काम बन जाएगा। पहुंचते पहुंचते IIT गेट तक पहुंचते पहुंचते उसको 1 किलोमीटर की विड्थ की एक रिवर बीच में रास्ते में मिल गई। IIT वालों ने रास्ते अपने जस्ट बाहर बाउंड्री पर एक रिवर बना रखी थी, जो उसको पार कर लेगा उसको IIT आने का चांस मिलेगा। तो वो बच्चा रिवर में कूद गया। अब जब रिवर में जंप करके IIT, क्योंकि वो IIT गेट के सामने था, वो स्टूडेंट IIT के गेट के सामने था, ये IIT का गेट था और ये रिवर फ्लो कर रही है। अब स्टूडेंट हमारा यहाँ पर पहुँच गया है, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और है ही नहीं, ये स्विम भी करेगा तो ऐसे ही स्विम करेगा। लेकिन जब ये स्विम करेगा तो बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो वो इधर भाग जाएगा, बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो वो ऐसा मूव कर जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पहुंचेगा ओवर द अदर बैंक, तो उसको वॉक करके IIT गेट तक जाना पड़ेगा। तो कितना वॉक करना पड़ेगा इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। कितना वॉक करना पड़ेगा, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर दिस एस्पिरेंट हैज टू वॉक। जब वो अदर शोर पर पहुंचा, अदर बैंक ऑफ रिवर पर पहुंचा, तो वो IIT गेट की बजाय कहीं और पहुंच गया, जबकि उसने कोशिश हमेशा की थी कि वो IIT गेट की तरफ स्विम करे, ऐसे स्विम करे। यहां पहुंच गया तो उसको कितना चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। हिंट देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सही टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसको लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बेवकूफ़ी वाली बात है। द राइट टर्म इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंस्टीड ऑफ क्लेमिंग रिलेटिव वेलोसिटी, वन मस्ट हैव सेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे किस फ्रेम से आपने रेफरेंसेस बनाए हैं जिसकी अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं, तो सारी रिलेटिवनेस की थ्योरी को वो कवर अप कर लेता है। तो अगर रिवर वाटर के रिस्पेक्ट में आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे, आई टेल यू, ये सिचुएशन लगभग वही क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगी जो अभी हमने सॉल्व किया है। लगभग केवल सेकंड इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा, छोटा सा, वो आप डील कर पाओगे। ये हिंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। इतनी देर में मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता था, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, परेशान होगे, 2 घंटा 1 घंटा ट्राई करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद आंसर अगर सही आ गया तो जो फीलिंग्स आएंगी ना, उस फीलिंग्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आंसर आपके सामने लिखा है, ट्राई करना। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन पूछना होगा तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा।
So that's all from my side for this particular topic and discussion. How and when to use integration in a problem of physics. Not in problem of physics, even in chemistry, rather you may use the same kind of philosophy when to use integration and how to use integration. Okay, so this belongs to philosophy also. If you rewind this discussion and just go to the point number 2, when I started discussing about when to use integration after point number 1, you will find that this is philosophy. कुछ तो करो approach, कुछ तो करो, खाली ना बैठो, ट्राई करो, कोई रास्ता ढूंढो, कोई ना कोई रास्ता मिलता है आपके एम तक पहुंचने के लिए, हमेशा मिलता है, और वो ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। मैसेज है, ध्यान रखना, कोशिश करते रहना चाहिए, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, see you in next lecture. That's all from my side today.